तो आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर ले रहे हैं। ये वाकई इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं खुद भी एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था, खुद पढ़ रहा था मतलब इसके बारे में, तो मेरे को मेरे पुराने बहुत सारे डाउट्स इस लेक्चर से क्लियर हुए। कैसे क्लियर हुए तो मैं आपको बताता हूँ कि अक्टूबर में ना, अक्टूबर 20 में मेरी फैमिली को कोविड हुआ था। ठीक है, तो उनको हुआ कोविड और उस समय उनके दो टेस्ट, एक तो सी रिएक्टिव प्रोटीन। तब तक बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से केवल इतना पता था सी रिएक्टिव प्रोटीन एक एक्यूट फेज प्रोटीन है, और कुछ नहीं पता था। और इतना पता था इन्फ्लेमेशन में ये इंक्रीज होता है। ठीक है, और दूसरा डी डाइमर। ये दो टेस्ट हुए थे। तो बेसिकली ये जो टेस्ट था डी डाइमर का, ये टेस्ट मैंने उस समय नेट पे सर्च किया था, ये डी डाइमर टेस्ट क्या बताता है। तो मेरे को पता पड़ा है डी डाइमर टेस्ट से अपन को क्लॉटिंग पता पड़ती है। फिर मैंने खुद से ही सोचा था कि कोविड में क्लॉटिंग कैसे हो सकती है। तो बेसिकली मेरे को कुछ उस समय तो नहीं पता पड़ा था, बट आज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को क्लियर हो गया कि कैसे कोविड में क्लॉटिंग हो सकती है, या कैसे इन्फ्लेमेशन में क्लॉटिंग हो सकती है। मतलब इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग अपने आप से बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटेड चीज़ है। अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो बॉडी में क्लॉटिंग भी होगी, अगर बॉडी में क्लॉटिंग हो रही है तो इन्फ्लेमेशन भी होगा। ये इतना ज़्यादा रिलेटेड है, मेरे को आइडिया ही नहीं था। आज की लेक्चर से मेरे को पता पड़ा था जब मैं आज की चीज़ तैयार कर रहा था। तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मेरे को पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ मैं, कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और जब मेरे को पर्सनल लेवल पे इंटरेस्टिंग लगा तो क्यों इंटरेस्टिंग लगा? क्योंकि ये क्लिनिकल मैंने मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ देख रखा है कि भाई क्लिनिकली हो रखा है। तो जब इतना ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है मतलब इस चीज़ की, तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप भी देखिएगा, आपको भी अगले 15-20 मिनट में सब पता पड़ जाएगा कि कैसे जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब कोविड हुआ तो कोविड में इन्फ्लेमेशन तो होगा, वायरल अटैक के कारण इन्फ्लेमेशन होगा। उस इन्फ्लेमेशन से कैसे ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, और क्यों अपन डी डाइमर टेस्ट रेगुलरली पेशेंट का करते हैं। अपन इन दैट सेंस डॉक्टर्स क्यों डी डाइमर टेस्ट पेशेंट का रेगुलरली करते हैं, ताकि वो क्लॉटिंग मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो बेसिकली अपन आप पढ़ने जा रहे हैं किस बारे में? प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स। अभी तक अपन ने सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन की स्पेलिंग ही गलत लिखी है मैंने यहाँ पे, एल नहीं है। ये जो प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स हैं बेसिकली लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फिर जाके ये प्लाज्मा में जब जरूरत होती है तो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। अपन बेसिकली 3 सिस्टम्स की बात करेंगे। पहला सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दूसरा सिस्टम है क्लॉटिंग सिस्टम, ठीक है, और तीसरा सिस्टम है काइनिन सिस्टम। इन 3 सिस्टम की अपन बेसिकली प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स में बात करेंगे। एक एक को बात करेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कैसे इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और इन इंटर रिलेशन से आपको वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नॉलेज मिलने वाली है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि मैं शुरुआत में बता चुका हूं इन्फ्लेमेशन के केस आपके पास रेगुलर बेसिस पे खूब आएंगे। और उसके बाद आप बता रहा हूं कि इन्फ्लेमेशन में कैसे क्लॉटिंग होती है, मतलब अपन इन्फ्लेमेशन को कैसे, इन्फ्लेमेशन को अब देखो, अभी मैंने एक और बात बताई, इन्फ्लेमेशन में क्लॉटिंग होती है और क्लॉटिंग में इन्फ्लेमेशन होता है। तो इससे एक और आइडिया मिलता है कि अपन अगर क्लॉटिंग कंट्रोल कर देते हैं तो इन्फ्लेमेशन भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो बहुत बार अपन इन्फ्लेमेशन के पेशेंट को एंटी कोएगुलेंट देते हैं। क्या देते हैं? एंटी कोएगुलेंट। तो मतलब अब थोड़ा आपको भी फील आ रहा होगा कि क्लिनिकल ओरिएंटेड बहुत मस्त वाला लेक्चर है, अच्छे से देखिएगा, वाकई मजा आएगा। तो मैंने बोला था अपन सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? तो ये ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है जो लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, मोर देन 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये। और इनका अगर अपन नेमिंग की बात करें तो अपन ऐसे कुछ C1, C2, C3 ऐसे C9 तक तो अपन ने नेमिंग दे रखी है। तो कुछ की नेमिंग ऐसे दे रखी है और कुछ की अलग तरह से दे रखी है। अगर अपन बात करें तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये एंजाइमेटिक कैस्केड को फॉलो करता है ताकि खुद का एम्प्लीफिकेशन कर सके। क्या मतलब था इस बात का? तो इस बात का मतलब बेसिकली इतना है कि लीवर ने इनएक्टिव सिक्रेट किया। ठीक है, जो प्लाज्मा में है ये इनएक्टिव है। अब ये बाई चांस होता है एक्टिव। एक्टिव कैसे होता है? तो जब इसका प्रोटियोलाइसिस होता है, किसी भी स्टिमुलाई के कारण किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रोटियोलाइसिस होगा, तो ये प्रोटियोलाइसिस क्या करेगा? ये बाकी कॉम्प्लीमेंट को भी एक्टिवेट करेगा।
मतलब अपन ने एक को एक्टिवेट किया तो एक ने बाकियों को भी एक्टिवेट किया, तो ये एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, एक से तो 10 और एक्टिवेट हो गए। तो इस तरह से ये एक कैस्केड फॉलो करता है और क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर कोई है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, तो वो है प्रोटियोलाइसिस ऑफ C3। C3 कॉम्प्लीमेंट है उसका प्रोटियोलाइसिस करना। अब C3 कॉम्प्लीमेंट का प्रोटियोलाइसिस 3 अलग अलग पाथवे से हो सकता है। कौन कौन से पाथवे हैं? तो पहला पाथवे होता है क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन G और इम्यूनोग्लोबिन M, ठीक है, ये किसी एंटीजन के साथ बाइंड हो गई। ठीक है, तो जब ये किसी एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है या कंबाइन हो जाती है, इसके साथ जब C1 फिक्स होता है, इसके ऊपर आके जब C1 इसके साथ फिक्स होता है, तो ये C3 का प्रोटियोलाइसिस करवाता है। क्या करवाता है? इसके साथ जब C1 आके फिक्स होता है तो ये C3 का प्रोटियोलाइसिस कराता है। तो ये तो था क्लासिकल पाथवे कि कैसे आप क्लासिकल पाथवे से C3 का प्रोटियोलाइसिस करवा सकते हैं। दूसरा अगर अपन पाथवे की बात करें तो वो होता है ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे में क्या है कि कुछ सेल्स एक, तो इसमें क्या होता है, तो अभी अपन ने क्लासिकल पाथवे में क्या देखा, अपन ने क्लासिकल पाथवे में देखा है, मान लीजिए माइक्रोब आया, या माइक्रोब आया, इस माइक्रोब ने किसी भी इम्यूनोग्लोबिन के साथ, अब माइक्रोब आया तो उसके पीछे इम्यूनोग्लोबिन भी आएगी बॉडी में, है ना, मतलब बनेगी, सॉरी आएगी नहीं, ऑब्वियस से बनेगी। तो इम्यूनोग्लोबिन के साथ माइक्रोब बाइंड हो गया। इस बाइंडिंग के साथ जब C1 का फिक्सेशन हुआ कॉम्प्लीमेंट 1 का, तो उसने कॉम्प्लीमेंट 3 का प्रोटियोलाइसिस कराया। अपन को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट 3 का प्रोटियोलाइसिस करवाना है। तो क्लासिकल पाथवे समझ में आया। अब दूसरा क्या पाथवे है? दूसरा पाथवे है कि मान लीजिए कोई माइक्रोब है, ये माइक्रोब खुद भी प्रोटियोलाइसिस करवा सकता है C3 का बिना किसी एंटीबॉडी के, इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। अब कैसे करवा सकता है? तो ये मान लीजिए माइक्रोब है, इस माइक्रोब के सरफेस पे, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स लाइपोपॉलीसेक्राइड होते हैं, या क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स, कुछ एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, है ना, या कोई अलग केमिकल कंपाउंड होता है जो खुद C3 का प्रोटियोलाइसिस करा सकता है। तो ये कौन सा प्रोसेस था? ऑल्टरनेटिव पाथवे। और तीसरा पाथवे कौन सा है? चल रही है अभी, क्या मैं लंबी वीडियो बना चुका था और उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, दिल से बुरा लग रहा है, जेन्युइनली दिल से बुरा। तीसरा क्या पाथवे होता है? तो तीसरा पाथवे होता है लेक्टिन पाथवे। ये लेक्टिन पाथवे क्या है? तो बेसिकली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये है, क्या है, माइक्रोब। माइक्रोब के ऊपर मेनोज होता है ना, माइक्रोबियल सेल वॉल में मेनोज होता है। अब क्या हुआ है, मान लीजिए प्लाज्मा, अपने प्लाज्मा में नॉर्मली कुछ मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स जाते हैं, घूमते रहते हैं, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स, ये ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि तब तक कोई माइक्रोब नहीं है तो ये किसी के साथ जाके बाइंड होंगे ही नहीं। अब जैसे बाई चांस ये माइक्रोब यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर ये मेनोज है ना, तो जैसे ही ये मेनोज है, ये मेनोज के साथ ये मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन बाइंड हो गए, और इस बाइंडिंग के कारण C3 का प्रोटियोलाइसिस एक्टिवेट हुआ। वापस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसलिए मैं वापस बताता हूं आपको। 3 पाथवे। सबसे पहले क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे क्या करता है? तो जब भी कोई माइक्रोब है, ये माइक्रोब आया, माइक्रोब ने एंटीबॉडी के साथ, माइक्रोब के साथ एंटीबॉडी बाइंड हुई, इसके साथ C1 का फिक्सेशन हुआ, इसने बेसिकली C3 का प्रोटियोलाइसिस कराया, है ना। दूसरा पाथवे क्या था? ऑल्टरनेटिंग पाथवे। ऑल्टरनेटिंग पाथवे में क्या था? माइक्रोब के सरफेस पे ही कुछ अलग अलग तरह के लाइपोपॉलीसेक्राइड्स हैं, इन लाइपोपॉलीसेक्राइड्स ने बिना एंटीबॉडीज के C3 का प्रोटियोलाइसिस करा दिया। तीसरा क्या है? लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में क्या था? माइक्रोब की सेल मेम्ब्रेन में क्या है? तो माइक्रोब की सेल मेम्ब्रेन में मेनोज है ना, माइक्रोब के सेल मेम्ब्रेन में मेनोज है। अपने प्लाज्मा में क्या है? अपने प्लाज्मा में कुछ मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स हैं। मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स मेनोज से बाइंड हो जाता है, और इस बाइंडिंग के कारण C3 का प्रोटियोलाइसिस होता है। तो अपन ने बेसिकली 3 पाथवे देख लिए, जिन 3 पाथवे से क्या हो रहा है? C3 का प्रोटियोलाइसिस हो रहा है। अब C3 प्रोटियोलाइसिस कैसे हो रहा है? तो बेसिकली ये तीनों पाथवे एक ही चीज करते हैं, C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देते हैं। क्या करते हैं?
C3 कन्वर्टेज को ये तीनों पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं। अब C3 कन्वर्टेज एक्टिवेशन से क्या अपन समझते हैं कि जो C3 था वो प्रोटियोलाइसिस हो रहा है। ऑब्वियस है ये C3 है, इसका प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, मतलब इसका प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर इसका प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके टुकड़े होंगे, दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा है C3A, दूसरा टुकड़ा है C3B। अब मान लीजिए A टुकड़ा है और ये B टुकड़ा है। ये A टुकड़ा तो रिलीज हो जाता है और B टुकड़ा जाके उस माइक्रोब से जुड़ जाता है या उस सेल से जुड़ जाता है जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कर रहा था। कैसे होता है इसको भी देखते हैं। मान लीजिए आया माइक्रोब, अपन मान लेते हैं सेकंड प्रोसेस, ये आया माइक्रोब है ना, सेकंड पाथवे। कौन सा अल्टरनेटिव पाथवे से अपन सब कुछ देखते हैं कैसे हुआ। तो माइक्रोब के ऊपर है कोई एंडोटॉक्सिन। इस एंडोटॉक्सिन ने क्या किया, तो इस एंडोटॉक्सिन ने किया क्या किया इस एंडोटॉक्सिन ने, तो इस एंडोटॉक्सिन ने बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्रोटियोलाइसिस को एक्टिवेट किया। ये एक्टिवेट किसको किया, तो C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट किया, है ना। तो बेसिकली ये C3 कन्वर्टेज क्या करता है, तो बेसिकली ये C3 कन्वर्टेज जो C3 है, मान लीजिए ये C3 है, इसको कर देता है दो टुकड़ों में तोड़ देता है। इसको अपन ये मान लीजिए C3 है तो अपन ने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब मैं इसको मिटाता हूं, एक टुकड़े को तो मिटा देता हूं और दूसरे टुकड़े को रहने देता हूं, एक सेकंड, है ना। तो बेसिकली C3 को दो टुकड़ों में इसने तोड़ दिया। तो ये तो है B टुकड़ा, ये है C3B और एक है C3A जो टूटा हुआ है, मतलब जो अलग है ना। इन दो में तोड़ दिया, एक C3 को C3A C3B में तोड़ दिया। C3A तो हो गया रिलीज, जबकि C3B कहां जाएगा, C3B जाएगा और इसके ऊपर जो माइक्रोब लाया था ना, जिस माइक्रोब ने ये शुरुआत की है, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। ये अटैच भी क्यों होता है, आओ देखते हैं क्यों अटैच होता है। तो अपन ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, क्या डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक कैस्केड पाथवे है। कैसा पाथवे है, कैस्केड पाथवे, मतलब एक एक्टिवेशन दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है ना। तो अब देखो क्या होता है कि C3A तो हो गया रिलीज, जबकि जो C3B था वो कोवेलेंटली अटैच हो गया उस सेल से जो एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेशन कर रहा है। अब जब बार बार C3 उससे जाके हो रहा है, मतलब C3B बार बार जाके उससे जुड़ रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, C5 कन्वर्टेज एक्टिवेट हो जाता है। क्या एक्टिवेट हो जाता है, C5 कन्वर्टेज, जो बेसिकली C5 को फिर से C5A और C5B में तोड़ देता है। C5 को किस में तोड़ दिया, वापस C5A में तोड़ दिया और C5B में। सिमिलरली C5A तो हो गया रिलीज और C5B था वो जाके वापस उस सेल से जुड़ गया, है ना, समझ रहे हो आप। तो C5B तो वापस जाके उस सेल से जुड़ गया। अब वो वापस जुड़ा तो उसने आगे C6 C7 C8 C9 इनको कर दिया एक्टिवेट। तो बेसिकली ये चीज थी, ठीक है। अब C9 तक एक्टिवेशन हो जाता है। तो बेसिकली अपन अभी स्मैक को अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस तरह से होता है। अपन वापस एक सेकंड में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो मान क्लासिकल पाथवे जिसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ऑल्टरनेट पाथवे जिसमें माइक्रोब के केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स के कारण C3 का प्रोटियोलाइसिस हो जाता है, लेक्टिन पाथवे जिसमें मेनोज जो माइक्रोब के ऊपर होता है वो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन के जुड़ने के कारण C3 का प्रोटियोलाइसिस हो जाता है। 3 तरह से C3 का प्रोटियोलाइसिस होता है। अब C3 प्रोटियोलाइसिस है, C3A बना, C3B बना। C3A तो रिलीज हो गया, C3B जाके वापस उस माइक्रोब से जुड़ गया। जब C3B उस माइक्रोब से जुड़ा, बार बार C3B जाके उस माइक्रोब से जुड़ रहा है, तो C5 कन्वर्टेज एक्टिवेट हो गया। C5 वापस C5 किस में टूटा, तो ये C5 टूटा C5A में और C5B में। C5A तो वापस रिलीज हो गया और C5B बार बार जुड़ रहा है, जिसके कारण C6 C7 C8 C9 ये सब रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली ये तो था प्रोसेस। अब क्या फंक्शन है, क्या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, तो इनको देखते हैं। तो देखो C3 C5 और C4A, C3A C5A और कुछ हद तक C4 है। देखो मैंने C3A और C5A के ऊपर स्टार बनाया क्योंकि बेसिकली इंपॉर्टेंट ये दो ही है, ठीक है। तो C3A और C5A ये क्या करवाते हैं, ये हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं मास्ट सेल से। मास्ट सेल से क्या रिलीज करवाते हैं, हिस्टामिन। और हिस्टामिन का क्या काम था, वेसोडाइलेशन। और क्या काम था हिस्टामिन का, परमिएबिलिटी इंक्रीज करना। तो बेसिकली C3A और C5A क्या करवा रहे हैं, वेसोडाइलेशन करवा रहे हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज करवा रहे हैं, है ना। अब देखो इसलिए इनको C3A और C5A को क्या बोलते हैं अपन, एनाफाइलेटॉक्सिन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किनको एनाफाइलेटॉक्सिन बोलते हैं,
तो C3A और C5A को एनाफाइलेटॉक्सिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको एनाफाइलेटॉक्सिन? क्योंकि अपन आगे जाके, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे, एनाफाइलेसिस एक तरह की रिएक्शन होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है। अब उस रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ मास्ट सेल्स मीडिएट करते हैं उस रिएक्शन को, है ना। अब वो मास्ट सेल्स जो मीडिएट करते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर लगभग C3A और C5A, मतलब जो उनके मीडिएटर्स है ना, उनका स्ट्रक्चर लगभग C3A और C5A से मिलता है। इसलिए इनको एनाफाइलेसिस से मिलता जुलता वर्ड क्या हुआ? एनाफाइलेटॉक्सिन। इसलिए C3A और C5A को एनाफाइलेटॉक्सिन्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं एनाफाइलेटॉक्सिन्स? C3A और C5A। तो बेसिकली अपन ने पहला क्या देखा? C3A और C5A मिलके क्या कर रहे हैं? वैसोडाइलेशन कर रहे हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब अपन ने जब मीडिएटर्स पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि एक मीडिएटर अलग अलग फंक्शन कर सकता है, एक ही मीडिएटर अलग अलग फंक्शन कर सकता है। आपको याद होगी वो बात। और दूसरी बात क्या बताई थी मैंने इंपॉर्टेंट? एक और बात बताई थी कि एक ही मीडिएटर अलग अलग सिस्टम पे भी एक्ट कर सकता है और हर सिस्टम पे वो एक अलग फंक्शन करेगा। कौन सा एग्जाम्पल लिया था अपन ने उस दिन? एग्जाम्पल लिया था, उस दिन अपन ने एग्जाम्पल लिया था सेरोटोनिन, याद आया? सेरोटोनिन में अपन ने क्या देखा था कि सेरोटोनिन जब भी न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है तो वो कैसे बिहेव करता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। जबकि वही सेरोटोनिन प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करवाता है ना, याद आ रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये C5A क्या काम कर रहा था? C5A हिस्टामिन पे एक्ट करके हिस्टामिन रिलीज करवा रहा था। वही ठीक C5A जब ल्यूकोसाइट के पास जाता है तो एक कीमोटैक्टिक एजेंट की बात करता है। कल अपन ने बहुत सारे कीमोकाइंस की बात करी थी कि कीमोकाइंस एक तरह के कीमोटैक्टिक एजेंट होते हैं। ठीक उसी तरह से C5A, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, C5A कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह काम करता है। तीसरा काम क्या करवाता है? C5A लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे ऑफ आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स को एक्टिवेट करता है। अब ये बात भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि आर्किडोनिक एसिड का जब ब्रेकडाउन दो अलग अलग तरह से होता है। एक कौन सा होता था? साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। कौन करवाता था? कॉक्स 1 कॉक्स 2, याद आ रहा है। और दूसरा था लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। तो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे से क्या बनते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जबकि लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे से क्या बनते हैं? ल्यूकोट्राइन्स। और क्या बन रहे थे? लाइपोक्सिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम कर रहे थे? बेसिकली याद करो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम कर रहे थे? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वैसोडाइलेटर। ल्यूकोट्राइन्स क्या करते थे? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। लाइपोक्सिन्स क्या करते थे? लाइपोक्सिन्स करते थे टर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। याद आ रहा है? मैं पुरानी बातें याद करवा रहा हूं मैं साथ में, इसलिए देखो अच्छे से याद करो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वैसोडाइलेशन, उसके साथ साथ परमिएबिलिटी इंक्रीज करते थे, वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज करते थे। ठीक उसी तरह ल्यूकोट्राइन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते थे, लेकिन फिर भी परमिएबिलिटी को वो लोग इंक्रीज करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि कौन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के साथ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ाता है, तो वो होते हैं ल्यूकोट्राइन्स। और लाइपोक्सिन्स क्या करते हैं? तो लाइपोक्सिन्स टर्मिनेशन करवाते हैं। तो C5A लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे ऑफ आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट को भी शुरू करवाता है, उसको भी मीडिएट करता है। तो एक C5A ने क्या क्या कर दिया? C5A ने रिलीज करवाया हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। दूसरा, वो खुद एक कीमोटैक्टिक एजेंट है। तीसरा, उसने लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे को भी शुरू करवाया, उसको भी इंक्रीज करवाया। अगर दूसरी बात करें तो फेगोसाइटोसिस, C3B फेगोसाइटोसिस करवाता है। कैसे करवाता है ये बात भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये सब बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ऑप्सोनाइजेशन, याद है क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन? ये मान लीजिए एक माइक्रोब आया है ना, तो बेसिकली इस माइक्रोब को हमारी ल्यूकोसाइट पहचान नहीं सकती, लेकिन हमारी ल्यूकोसाइट के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स। तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स, चाहे वो इम्यूनोग्लोबिन हो या उस समय मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारी बॉडी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उस समय मैंने बोला था, मेरे को याद है, हमने बोला था अपन आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में C3B ऑप्सोनाइजेशन करवा देता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है? तो कुछ नहीं, माइक्रोब के चारों तरफ एक तरह का ऑप्सिन प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन बना देता है। अब इस प्रोटीन को ये ल्यूकोसाइट के रिसेप्टर्स पहचान सकते हैं, तो ल्यूकोसाइट को पता पड़ेगा अच्छा इस माइक्रोब को फेगोसाइटोसिस करना है। तो कौन सा मीडिएटर होता है? अपन ने वहां पे इम्यूनोग्लोबिन पढ़े थे और C3B के बारे में वहां पे हल्का सा नाम देखा था, पर वहां पे मेरे को भी नहीं पता था इसको क्या समझाना है, बट आज पता पड़ रहा है क्या होता है। C3B क्या करवाता है? ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। कैसे करवाता है? तो बेसिकली C3
C3A और C3B में टूटा। अब C3B मैंने अभी आपको बताया था, C3B तो जाके उस माइक्रोब के ऊपर जुड़ जाता है ना। C3A तो हो गया रिलीज, और C3A रिलीज होने के बाद क्या करवा रहा है, हिस्टामिन रिलीज करवा रहा है। अभी अपन ने ऊपर देखा C3A क्या बोलते हैं इनको, एनाफाइलेटॉक्सिन बोलते हैं C3A और C5A को। और C3B जाके उसके ऊपर जुड़ रहा है, उसके ऊपर जुड़ के C5B क्या करवा रहा है, सॉरी C3B क्या करवा रहा है, C5 को तो एक्टिवेट करवा रहा है। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या करवा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करवा रहा है ऑप्सोनाइजेशन। उसके कारण माइक्रोब को पहचान सकेगी। तीसरी बात अपन अभी बोला था मैंने, मैक को अभी डिस्कस करते हैं। तो मैक क्या होता है, मैक होता है मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स। ठीक है, मैक यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लीमेंट्स, सॉरी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकता है अपन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये C9 का पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे C9 जुड़ के मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये बेसिकली मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं वाटर और आयरन के कारण, जिसके कारण सेल स्वेलअप हो जाता है, बाहर से पूरा पानी सेल के अंदर चला गया, और सेल स्वेलअप होने के कारण सेल लाइसिस हो जाता है। तो बेसिकली अब अपन ने पूरा पढ़ चुके हैं अपन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कैसे होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे कैसे इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो अपन ने क्या तीन चीजें देखी, बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीजें देखी। पहली चीज देखी, इन्फ्लेमेशन में क्या करता है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, C3C5 ये क्या कर रहे थे, C3C5 क्या कर रहे थे, याद करो, एनाफाइलेटॉक्सिन वैसोडाइलेशन कर रहे थे, हिस्टामिन रिलीज करवा रहे थे। C5 खुद एक वो है कीमोटैक्टिक एजेंट है। C5 और क्या करता है, तो लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे को भी शुरू करता है। दूसरी बात अगर अपन देखें तो C3B ये ऑप्सोनाइजेशन करवा रहा था, जिसके कारण ऑप्सोनाइजेशन के कारण क्या हो रहा था, फेगोसाइटोसिस हो सकता है, वरना तो हमारी ल्यूकोसाइट को पता ही नहीं पड़ेगा कि ये माइक्रोब है ना। तो माइक्रोब का पता कैसे पड़ेगा, ऑप्सोनाइजेशन के बाद, क्योंकि ल्यूकोसाइट के ऊपर बेसिकली ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरा क्या हो रहा था, सेल लाइसिस। सेल लाइसिस कौन करवाता है, मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, किसका बना होता है, C9 के मल्टीपल का। समझ में आ रहा है। अब तो ये तो था अपना बेसिकली। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज टाइटली रेगुलेटेड। क्यों कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन टाइटली रेगुलेटेड है, तो उसका रीजन देखो। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए ये है एक इंजर्ड सेल, ठीक है, जबकि ये एक माइक्रोबियल सेल। अब अपन ने ये देखा कि C3B टूटा, है ना। अब वो C3B टूट के यहां पे भी जा सकता है, वो C3B टूट के यहां पे भी जा सकता है, ठीक है। बेसिकली C3B जहां पे जा रहा है उसका ऑप्सोनाइजेशन होएगा। तो फेगोसाइटोसिस तो मतलब उसी सेल का होगा जिसका ऑप्सोनाइजेशन हुआ है। तो अब इस सेल को रोकने के लिए कि कहीं C3B जाके इस सेल पे नहीं, C3B को इस सेल पे जाना है ना। तो इस सेल को रोकने के लिए हमारे पास कुछ रेगुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास कुछ रेगुलेटर्स होते हैं। वो रेगुलेटर सेल एसोसिएटेड प्रोटीन या तो सेल के पास खुद के पास होंगे, या कुछ सर्कुलेटरी रेगुलेटर प्रोटीन्स होंगे जो ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होंगे। इन रेगुलेटर्स का क्या काम होता है, तो इन रेगुलेटर्स का काम होता है रिमूव फ्रेगमेंट दैट डिपॉजिट ऑन सेल्स। पहली बात तो अगर कोई C3B का फ्रेगमेंट उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है सेल के ऊपर, तो उसको रिमूव कर दे। और दूसरा, एक्सेस एक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाए, क्योंकि एक्सेस बनेगा तो नॉर्मल सेल के ऊपर भी जाएगा, जितनी जरूरत है उतना ही बनाओ, है ना। तो बेसिकली क्या मेन फंक्शन क्या इनका, तो रेगुलेटर्स आर प्रेजेंट एट नॉर्मल हेल्दी सेल। नॉर्मल हेल्दी सेल के ऊपर रेगुलेटर प्रेजेंट होते हैं, सेल एसोसिएटेड, जिनका क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट या प्रिवेंट हेल्दी सेल फ्रॉम इंजरी एट द साइट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। बहुत सिंपल सी बात, ये C3B टूटा, ये C3B जाके अगर हेल्दी सेल के ऊपर जुड़ रहा है, तो अपन को हेल्दी सेल के ऊपर जुड़ने से रोकना है। उसको जुड़ने से कौन रोकता है, कुछ सेल एसोसिएटेड रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ये इसको जुड़ने से रोकते हैं। समझ में आया। तो बेसिकली ये तो था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे मीडिएट करता है इन्फ्लेमेशन को। अब अपन देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में बताया था कि इन्फ्लेमेशन और क्लोटिंग एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में तो क्लॉटिंग भी होगी, और बॉडी में क्लॉटिंग हो रही है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होगा। तो क्यों होता है ये, तो आप एक बात समझो। अपन जानते हैं लीवर है ना, एक इनएक्टिव 12th क्लॉटिंग फैक्टर हैगमैन फैक्टर को रिलीज करता है ना। और ये हैगमैन फैक्टर कैसे एक्टिवेट हो सकता है, तो ये हैगमैन फैक्टर एक्टिवेट होता है या तो कोलेजन से, है ना, या फिर कैसे होता है, एंडोथीलियल डैमेज। एंडोथीलियल डैमेज यानी एंडोथीलियल डैमेज के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल जाती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के कारण।
तो अब बेसिकली देखो अपन ने क्या बोला कि जब भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो वैसोडाइलेशन होगा, और उसके साथ कुछ सेल्स बाहर जाएंगे तो उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ना होएगा, और जैसे ही बाहर उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ना हुआ वैसे ही हेगमैन फैक्टर कोलेजन के कांटेक्ट में आया, क्योंकि हेगमैन फैक्टर प्रेजेंट तो प्लाज्मा में ही है ना, एक प्लाज्मा का ही तो प्रोटीन है ना। तो ये जैसे ही कोलेजन के प्रेजेंट में आया, मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ हमारी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन के कारण जो 12th फैक्टर है कोलेजन के प्रेजेंट में आया, या कोई एंडोथीलियल डैमेज हुआ तो वही 12th फैक्टर एंडोथीलियल डैमेज के कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रेजेंट में आया, जिसके कारण क्या हो गया, कुछ कंफर्मेशन चेंज हो गया 12th फैक्टर में बेसिकली कुछ कंफर्मेशन चेंज हो गया, जिसके कारण 12th फैक्टर एक्टिवेट हो गया। और कंफर्मेशन चेंज क्या होते हैं, तो कुछ नहीं होते, उसके सीरीन सेंटर जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके सीरीन सेंटर जो 12th के पहले छुपे हुए थे, अब वो सीरीन सेंटर एक्टिवेट हो गए, और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण कुछ और तरह के रिएक्शन, क्योंकि सब कैस्केड पाथवे है, कुछ और तरह के रिएक्शंस शुरू हो गई। तो अब अपन को ये पता पड़ गया कि कैसे इन्फ्लेमेशन हुआ। बेसिकली बॉडी में हुआ तो इन्फ्लेमेशन ही था। अब इन्फ्लेमेशन के कारण कोलेजन के कांटेक्ट में आया हेगमैन फैक्टर, है ना। इन्फ्लेमेशन के कारण एंडोथेलियल डैमेज हुई, जिसके कारण हेगमैन फैक्टर किसके कांटेक्ट में आया, बेसमेंट मेम्ब्रेन के, जिसके कारण ये क्लॉटिंग शुरू हुई। तो बेसिकली ये क्लॉटिंग क्यों शुरू हुई है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है। समझ में आ रहा है। इसके कारण क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है ना तो बॉडी में कुछ कोगुलेशन फैक्टर बन जाते हैं, कुछ मतलब बॉडी का कोगुलेशन फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, कुछ हद तक नहीं, बहुत बार इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज क्या हो जाती है, प्रोकोगुलेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, और एंटीकोगुलेंट्स डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार अपन इन्फ्लेमेशन के पेशेंट को डील करने के लिए एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स देते हैं, ताकि अपन बेसिकली अगर उसका क्लॉटिंग को भी कंट्रोल कर दें तो उसका इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी अपन ने क्या देखा, कैसे जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो क्लॉटिंग हो रही है। अब अपन देखते हैं कैसे जब बॉडी में क्लॉटिंग होगी तो इन्फ्लेमेशन होगा। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, कि जब भी बॉडी में क्लॉटिंग होगी तो फाइनल चीज क्या बनती है, थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन खुद कुछ रिसेप्टर के ऊपर चला जाता है, प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर चला जाता है, थ्रोम्बिन बना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो ही नहीं रहा था, बॉडी एकदम नॉर्मल थी, और बॉडी में क्लॉटिंग हुई, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग हुई। अब नॉर्मल बॉडी में भी क्लॉटिंग, मतलब कहीं चोट लगी तो भी क्लॉटिंग हुई, तो उसमें थ्रोम्बिन बना। ये थ्रोम्बिन ये प्लाज्मा एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के ऊपर गया। ये प्लाज्मा एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, प्लेटलेट्स, एंडोथीलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। तो बेसिकली ये उन एक्टिवेटेड के ऊपर गया और इसने इन्फ्लेमेशन शुरू करवा दिया। थ्रोम्बिन ने क्या कर दिया, इन्फ्लेमेशन शुरू करवा दिया। तो बेसिकली बॉडी में तो हुई थी क्लॉटिंग, पर बॉडी में क्या शुरू हो गया, इन्फ्लेमेशन। कौन से रिसेप्टर्स के कारण, प्लाज्मा एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, एक तरह के जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लाज्मा एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के कारण थ्रोम्बिन ने बॉडी में क्लॉटिंग इन्फ्लेमेशन शुरू करवा दिया। अब ये कैसे इन्फ्लेमेशन शुरू करवाता है, तो ये क्या करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ पी सेलेक्टिन। अपन जानते हैं पी सेलेक्टिन मोबिलाइजेशन। पी सेलेक्टिन यूजुअली बॉडी में अंदर होता है, वेबल पैलेट बॉडीज के अंदर होता है, पर जब भी मोबिलाइज होके वो अगर सेल सरफेस पे आ गया तो पी सेलेक्टिन क्या काम करता है, रोलिंग का काम करता है ना। सब वीडियोस पहले देख चुके हैं, अपन जानते हैं कि पी सेलेक्टिंग रोलिंग का काम करता है। दूसरा काम क्या करवाता है, ये पार रिसेप्टर्स, तो ये क्या करवाते हैं, जब इसके ऊपर अगर थ्रोम्बिन आके अटैच हो गया तो वो कीमोकाइन साइटोकाइंस प्रोडक्शन बढ़ा देगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेग्रिन्स, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर इंटेग्रिन एक्सप्रेशन बढ़ा देगा। साइक्लोऑक्सीजनेज 2, कॉक्स सेकंड क्या काम करवाता है, बेसिकली दो तरह के कॉक्स थे, याद है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, है ना। कॉक्स 1 था और कॉक्स 2 था। कॉक्स 1 तो कॉन्स्टिट्यूएंटली प्रेजेंट होता है, जिसका काम है नॉर्मल एनाटॉमिकल माइग्रेशन करवाना, जबकि कॉक्स 2 क्या काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन, है ना, इंड्यूसेबल प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन करवाता है कॉक्स 2, जबकि कॉक्स 1 कॉन्स्टिट्यूटली प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन करवाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो वो क्या करवाता है, पार रिसेप्टर के ऊपर जब थ्रोम्बिन आता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन कॉक्स 2 से करवा दिया। नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब बेसिकली मीडिएटर्स हैं, है ना। तो बेसिकली ये इस तरह से जब भी बॉडी में क्लॉटिंग होती है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो बॉडी में क्लॉटिंग हो सकती है। इसलिए कोविड के पेशेंट में भी डी डाइमर टेस्ट रेगुलरली हो रहा है। होपफुली अब सब
ये आपको सब बातें मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग से समझ में आ रही होगी अगर आप पीछे की वीडियोस देख चुके हो। तो अगर सीधा ये वीडियो चालू की होगी तो सब ऊपर से जा रहा होगा, पर पीछे की वीडियो देख चुके होंगे ना, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में ये वाली बात, तो मेरे को पक्का यकीन है आपको भी गजब की समझ आ रही होगी। इसके बाद अपन ने क्या 3 सिस्टम की बात करी थी। सबसे पहले अपन ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अच्छे से डिस्कस कर दिया। दूसरे सिस्टम की बात करें अपन, तो अपन ने क्लॉटिंग सिस्टम भी अच्छे से डिस्कस कर दिया कि क्लॉटिंग सिस्टम से इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से इन्फ्लेमेशन कैसे होता है। तीसरा सिस्टम कौन सा है? काइनिन सिस्टम। काइनिन्स क्या होते हैं? तो बेसिकली काइनिन्स कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव्ड हुए वे वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिनको अपन बोलते हैं काइनिनोजन। इनसे डिराइव हुए कुछ वैसो एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं। अब बेसिकली इसको समझो, क्या होता है कि जो फैक्टर 12 था, है ना, ये बेसिकली फैक्टर 12 है ना, इसने क्या किया? इसने किया प्री कैलिक्रेन को एक्टिवेट। फैक्टर 12 ने प्री कैलिक्रेन को एक्टिवेट किया। प्री कैलिक्रेन एक्टिवेट होकर कैलिक्रेन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, बेसिकली ये कैलिक्रेन खुद भी क्या है? तो कैलिक्रेन खुद फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है, मतलब एक तरह से ये रिएक्शन एम्पलीफाई कर रहा है। फैक्टर 12 तो पहले से एक्टिवेट हो गया था किसी भी रिएक्शन से। किसी भी रिएक्शन से अगर बॉडी में फैक्टर 12 एक्टिवेट हो रहा है, चाहे वो क्लॉटिंग हो, है ना, या चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, तो वो क्या करेगा? कैलिक्रेन को कन्वर्ट करवा देगा, प्री कैलिक्रेन को कैलिक्रेन में कन्वर्ट करवा देगा, और कैलिक्रेन खुद और फैक्टर 12 को इंक्रीज को बढ़ाएगा। तो अभी कैलिक्रेन क्या करवाता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन को ब्रेडिकाइनिन में। और ब्रेडिकाइनिन बेसिकली परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है सेल की, सॉरी ब्लड वेसल्स की। जब ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज करवा देता है इन्फ्लेमेशन में। और दूसरा काम क्या? इन्फ्लेमेशन में पेन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ ब्रेडिकाइनिन इन्वॉल्व होता है पेन में। ठीक है, पेन को क्या बोलते हैं अपन? डोलर। कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, पेन, डोलर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ब्रेडिकाइनिन होता है ना, ये भी एक शॉर्ट लिव्ड है। इसका एक्शन भी सिमिलर टू हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन का भी यही काम होता है, परमेबिलिटी बढ़ाना, वैसोडाइलेशन करना। तो ब्रेडिकाइनिन का भी सिमिलर एक्शन होता है, साथ में पेन को भी इंड्यूस करवाता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसे? तो काइनिनेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, काइनिनेज इसको तोड़ देता है। इसको काइनिनेज का भी अपन शुरुआत पहली वीडियो में डिस्कस किए थे, मीडिएटर्स की पहली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो बेसिकली ये काम था। अब अपन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो। तो अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वाकई, कि ये जो कैलिक्रेन था ना, ये कैलिक्रेन बेसिकली एक्टिवेट कर रहा है फैक्टर 12 को, है ना। अब इससे एक और चीज होती है, फैक्टर 12 क्लॉटिंग में तो इन्वॉल्व था, अपन ने देखा था, पर फैक्टर 12 है ना, बेसिकली एक और चीज करता है। वो क्या करता है? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट। प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट। और प्लाज्मिन का क्या काम है? तो बेसिकली प्लाज्मिन है ना, हमारी बॉडी का फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम है, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है। मतलब क्लॉटिंग भी फैक्टर 12 करवा रहा था, और फैक्टर 12 उस क्लॉटिंग को खत्म भी कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ताकि एक काउंटर बैलेंस हमारी बॉडी में बन के रहे, है ना। तो वो एक और इन्फ्लेमेशन में भी प्लाज्मिन इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है ना। समझ रहे हो आप? तो अपन ने क्या क्या देखा कि एक फैक्टर 12 क्या क्या काम कर रहा है। तो एक फैक्टर 12 क्या क्या काम कर रहा है? देखो, ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ। आज तक अपन जानते थे फैक्टर 12 ब्लड क्लॉटिंग करवाता है ना। आज अपन ने देखा ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ ये फाइब्रिनोलाइटिक जो क्लॉट बना है उसको भी खत्म करता है। फैक्टर 12 ही काइनिन्स को एक्टिवेट करवाता है, जिससे वैसो एक्टिव काइनिन्स बनते हैं। यही फैक्टर 12 और क्या करवा रहा था? तो काइनिन्स के बाद ये क्या करवा रहा था? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था। अभी अपने लास्ट में देखा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। तो इससे सब कुछ समझ में आ रहा है कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है हमारी बॉडी में। जितने भी प्लाज्मा डिराइव्ड है ना, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो, या वो क्लॉटिंग सिस्टम हो, या वो काइनिन सिस्टम हो, ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। समझ में आया? तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जेन्युइनली मेरे को इस वीडियो को पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। मैं आपको वापस बोलता हूँ, आज तो मेरा जी खुश हो गया। बहुत शानदार वीडियो थी, जेन्युइनली। थैंक यू।